हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सपोज E1, E2, E3 be three mutually exclusive events such that probability of EI equals to PI for I equals to 1 to 3. Probability of E1 intersection E2 bar plus probability of E2 intersection E3 bar plus probability of E3 intersection E1 bar equals. देखो इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है E1 इंटरसेक्शन E2 बार, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 बार. इसकी वैल्यू हमें पूछा गया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बार ये क्या होगा, इसका क्या मीनिंग है. तो बच्चे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बार ये क्या होता है, तो A में हो बट B में नहीं हो, है ना. यदि मान लो ये A है, E1 A है और E2 B है, तो A में हो बट B में नहीं हो, तो ये क्या हो जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. मतलब वो पार्ट हमें नहीं चाहिए, है ना. देखो E1 इंटरसेक्शन E2 बार, इसका ये मतलब होता है कि E1 बट नॉट E2. तो सिंपल सी बात है, वो पार्ट यदि हम E1 में से हटा दे जिसमें कि वो E1 E2 एक साथ हो रहा था, है ना, उसका यदि प्रोबेबिलिटी हटा दे तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो वो E1 होंगे यानी E1 होंगे बट E2 तो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि E1 E2 जहां पे कॉमन था उसका प्रोबेबिलिटी हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया E1 में से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बार ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. सिमिलरली जो दूसरा है ना, जैसे यहाँ पे E2 इंटरसेक्शन E3 बार ये हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3. तो वो कॉमन पार्ट यदि हम हटा ले E2 में से, तो वही तो इसका मीनिंग है ना. E2 इंटरसेक्शन E3 का बार का यही मतलब है कि E2 में हो बट E3 में नहीं हो. यहां भी वही हो रहा है. यदि हमने E2 में से E2 इंटरसेक्शन E3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो पार्ट कब, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है जब E2 और E3 दोनों हो रहा है ना. E2 में से यदि हम हटा ले तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो प्रोबेबिलिटी बच जाएंगे जिसमें E2 होगा बट E3 नहीं होगा. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. ये ऐसे ही सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 बार ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1. और हमें यहाँ पे E1 E2 E3 ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो पक्का है कि E1 इंटरसेक्शन E2 तो जीरो ही होंगे. दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ही आ जाएंगे, है ना. क्यों, क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2, E1 और E2 जो है वो डिसजॉइंट सेट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है इसमें, है ना. E1 E2 का इंटरसेक्शन जो नल सेट है, तो किसी भी नल सेट का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जीरो. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के इक्वल आ गया. ये किसके इक्वल हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के इक्वल हो जाएंगे, है ना. और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू इंडिविजुअली E1 E2 E3 के इक्वल हो गया. क्यों, यहां पे लिख सकते हैं कि बिकॉज ये इस कारण से हुआ कि E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू E2 इंटरसेक्शन E3 इक्वल्स टू E3 इंटरसेक्शन E1, है ना. और ये तुम्हारा नल सेट है ना. इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. ठीक है, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि प्रोबेबिलिटी, ये तीनों इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड हो चुके हैं, है ना. अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये Pi है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ P1, ये क्या हुआ P2 और ये क्या हुआ P3. ठीक है, तीनों इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड हो चुका है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 बार, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा बच्चे P1 प्लस P2 प्लस P3. ठीक है, और ये P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड था यही रिक्वायर्ड था ना कि आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.